नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी को भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने के बाद ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सोमवार को व्हाइट हाउस ने निंदा की है। बता दें, सबरीना ने पीएम मोदी से उनकी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव और मानवाधिकार से जुड़े रिकॉर्ड पर सवाल पूछा था। वहीं व्हाइट हाउस के सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी को निशाना बनाकर की गई ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में कहा, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है, जिसे पिछले हफ्ते पीएम मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान प्रदर्शित किया गया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरेन जीन पियरे ने बाद में कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी पत्रकार को डराने, धमकाने या परेशान करने के किसी भी प्रयास की निंदा करते हैं। बता दें, व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी से सवाल पूछा गया था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने राष्ट्रपति बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब के सत्र में पीएम मोदी से सवाल पूछा था। इसके बाद से भारत के कुछ लोग उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ित कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेता हैं जो मोदी सरकार के समर्थक हैं। सबरीना को इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है कि वो मुस्लिम हैं और उन्होंने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। लोकतांत्रिक नेता से सवाल पूछने पर इस तरह के उत्पीड़न का सामना करने को लेकर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर व्हाइट हाउस ने जवाब दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले सप्ताह के बयान को पसंद नहीं किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास को समन किया है। बता दें, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बयान में पाकिस्तान से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि उसके क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए आधार के रूप में न किया जाए। इसकी पाकिस्तान ने आलोचना की थी। उसने इसे राजनीतिक मानदंडों के विपरीत बताया था। पाकिस्तान ने दोनों नेताओं के साझा बयान को एक तरफा और भ्रामक बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए जो पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के आधारहीन और राजनीति से प्रेरित नैरेटिव को बढ़ावा देता है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक डेली न्यूज़ ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा कि भले ही पाकिस्तान ने आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन अमेरिका ने इस क्षेत्र में और अधिक कदम उठाए जाने की वकालत की है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार के ज़्यादातर मंत्री पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उन पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन चीन या मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं कहना चाहते। उन्होंने ट्वीट कर कहा, उम्मीद है कि मोदी जी की विदेश यात्रा उन्हें चीन के दादागिरी के आगे झुकने के बजाय उसका नाम लेने और उस पर बोलने का साहस देगी। वहीं मणिपुर पर भी अपनी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत देगा, जो पिछले लगभग 8 सप्ताह से जल रहा है। वहीं ओवैसी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए लिखा, मैं निर्मला सीतारमण को बताना चाहता हूं कि भारतीय मुसलमानों का सऊदी अरब, ईरान या मिस्र से कोई संबंध नहीं है। हम भारतीय मुसलमान हैं। हम अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करते हैं। 1947 में भारतीय मुसलमानों ने फैसला किया कि वो भारत में रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, आप मिस्र की मस्जिद जा रहे हैं, काशी की मस्जिद आइए, आप भारत के पीएम हैं, मिस्र के नहीं। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति या बीआरएस को विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया। पार्टी के पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना सरकार के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव, पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी, कोराम कनकैया, पायम वेंकटेश्वरलू समेत राज्य के 35 नेता सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। भारत राष्ट्र समिति के इन नेताओं ने सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर और उनकी मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा। पिछले महीने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई, लेकिन अंत में यह दिखा कि पार्टी राज्य में सत्ता में रहने के बावजूद एकमात्र दक्षिण राज्य में अपना घर ही स्थापित करने से दूर है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल दोनों राज्य भाजपा के गुटों के बीच चल रहे विवाद को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए बेलगावी में थे। भाजपा महासचिव सीटी रवि ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया और पार्टी सांसद प्रताप सिन्हा ने उनका समर्थन किया। उनके मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार बीजेपी और कांग्रेस के एक वर्ग के बीच अंदरूनी समझ का नतीजा है। अपने मन की बात कहने के लिए जाने जाने वाले बीजापुर शहर के विधायक एतनाल ने मुंबई पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के घर के दौरे को लेकर मुंबई पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि शिव कुमार BS येदियुरप्पा के घर गए, मुंबई के घर गए। क्या आप जानते हैं कि वो उनसे मिलने क्यों जाते हैं? ये शिष्टाचार मुलाकातें नहीं हैं। उन्हें सोनिया गांधी को संदेश भेजना है कि अगर उन्हें CM नहीं बनाया गया तो वो BJP नेताओं के संपर्क में है। यतनाल ने एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, सभी पार्टी कार्यकर्ता जानते हैं कि किसने क्या किया, किसने किसे हराने की कोशिश की। सब कुछ हमारी पार्टी में हुआ, हमें किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। हालांकि मुंबई ने कांग्रेस के साथ किसी भी समझौते के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति में समझौता नहीं किया है और ना ही करूंगा। हम उन लोगों को मना नहीं कर सकते जो हमारे घर आना चाहते हैं। ये एक शिष्टाचार है, लेकिन हम कहीं भी समझौता नहीं करेंगे। वहीं यतनाल पर कटाक्ष करते हुए पूर्व CM ने कहा कि कुछ लोगों ने किसी भी विपक्षी नेता के घर पर गए बिना समझौता कर लिया है। इसके बारे में भी हर कोई जानता है। हालांकि बाद में संवाददाताओं से मुंबई ने झगड़े को कम करने की कोशिश में कहा कि हमारा DNA एक है, भाजपा का DNA। उन्होंने कहा, उन्होंने कार्यक्रम में यतनाल की इस टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण दिया था। भारतीय सेना ने लोगों से हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के उसके प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया है। सेना ने कल देर शाम कहा कि मणिपुर में महिला एक्टिविस्ट जानबूझकर पूर्वोत्तर राज्य में सड़कों और रास्तों को रोक रही हैं और सुरक्षा बलों के अभियानों में बाधा डाल रही हैं। सेना ने ट्विटर पर ऐसे उदाहरणों वाला एक वीडियो साझा किया जिसमें पिछले सप्ताह का गतिरोध भी शामिल है, जब सेना को मणिपुर के इथम गांव में 1200 लोगों की महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ से घिरे होने के बाद नागरिकों की जान बचाने के लिए 12 उग्रवादियों को छोड़ना पड़ा था। भारतीय सेना का कहना है कि स्थानीय महिला एक्टिविस्ट जानबूझकर उनका रास्ता रोकती हैं और सुरक्षा बलों के काम में हस्तक्षेप कर रही हैं। ये न केवल गैर कानूनी बल्कि राज्य की कानून और सुरक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को वैगनर समूह के भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस के लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ ही उन्होंने बीते शनिवार को हुए विद्रोह के लिए वैगनर गुट के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वे रूस को खूनी संघर्ष में डूबा हुआ देखना चाहते थे। पुतिन ने कसम खाई कि इस विद्रोह के आयोजकों को वह न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। हालांकि पुतिन ने आम वैगनर सैनिकों को देशभक्त बताया और कहा कि उन्हें रूसी सेना में भर्ती होने, बेलारूस या अपने घर लौटने की अनुमति होगी। ICC वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का मंगलवार को ऐलान हो गया। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान BCCI सचिव जय शाह समेत ICC के कई अधिकारियों की मौजूदगी में शेड्यूल की घोषणा की गई। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा। वहीं 15 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 8 टीमों को सीधे एंट्री मिली है। वहीं 2 टीमें जिम्बाब्वे में चल रहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद तय होंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।